हाय, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। देखते हैं अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद, कौन कौन से अलंकार हैं, उन्हें पढ़ेंगे। अलंकार को दो भागों में बांटते हैं, अलम प्लस कार। अलम मतलब सुंदर और कार मतलब बनाना या करना। अतः अलंकार वो होता है जो कि काव्य को या किसी चीज़ को सुंदर बना देता है, उसे अलंकार कहते हैं। ये काव्य या कविताओं को सुंदर बनाने की शोभा बढ़ाता है। अतः जो अलंकृत करता है या सुंदर बनाता है या जिसके द्वारा कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है वो काव्य की या कविताओं की सुंदरता बढ़ाते हैं। अन्य शब्दों में परिभाषा, अन्य परिभाषाएं और देख लेते हैं। अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की सुंदर को सुंदर बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। ब्रज में, बीथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। यहाँ पे क्या है, ब वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, अतः यहाँ ब शब्द के प्रारंभ में बार बार आने के कारण काव्य सुंदर लगता है। और एक इसका सीक्वेंस भी है कि प्रारंभ में सभी आए हैं, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। अब यहाँ पे बन की बजाय, ब्रज की बजाय गोकुल भी कहा जा सकता था, बिथिन की बजाय गली भी कहा जा सकता था, बेलिन लता कहा जा सकता है, नवेलिन की जगह नववधु कहा जा सकता है। लेकिन तब क्या होगा, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी और एक तब वो उतनी सुंदरता नहीं रह जाएगी उसमें। ऐसे बनन में, बागन में बगरो बसंत है। बनन को वन को जंगल भी कहा जा सकता है, यहाँ बागन को उपवन या बगीचा कहा जा सकता है। बगरो मतलब सर्वत्र हुआ, तो सभी जगह यहाँ सर्वत्र शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अलंकार का मतलब ही है कि ऐसे शब्दों को क्रम में रखना जिससे उसको पढ़ने में वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे या उसकी शोभा बढ़ जाए। तो कब ब वर्ण के बार बार आरंभ आने के कारण या आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे क्या है, काव्य सुंदर लगता है। इसलिए यहाँ ये क्या है, अलंकार है। अलंकार के भेद देख लेते हैं। सामान्यतः अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान जो है अलंकार के तीन भेद मानते हैं। एक उभयालंकार, और उभय अलंकार में श्लेष अलंकार को रखते हैं। श्लेष अलंकार, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और श्लेष अलंकार को शब्दालंकार में रखते हैं। आइए अब देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार जब वाक्य जब काव्य को वर्णों या शब्दों के द्वारा सुंदर बनाया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। कहने का मतलब कि जब काव्य की शोभा या कविता की शोभा शब्दों की बनावट के हिसाब से, शब्दों के प्रयोग के हिसाब से वो सुंदर प्रतीत हो, तो वहाँ पे क्या होगा, शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं, आइए जान लेते हैं शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के कुल 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ज्यादातर हम ये 3 पढ़ते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पुनरुक्ति और वक्रोक्ति कम ही जगहों पे पढ़ाया जाता है, जबकि ये इसके मेन पार्ट हैं। ये पांचों इसी के भाग हैं, इसके शब्दालंकार के। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु मतलब पीछे या बाद में, और प्रास मतलब बार बार आना या आवृत्ति होना। अतः जब एक वर्ण पहले एक बार आए और उसके पीछे या बाद वह वर्ण बार बार आता जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, केवल वर्णों की, न कि शब्दों की, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। या जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति किस प्रकार से होती है जान लेते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति मतलब वैसे तो होता है कि बार बार आना या रिपीटेशन होना, लेकिन तो उसको गिनेंगे कैसे, और शब्दों के कितने भाग होते हैं ये देख लेते हैं कि कैसे अनुप्रास अलंकार में और उसके भाग को पढ़ेंगे। इसके लिए पहले देख लेते हैं कि आवृत्ति किस प्रकार से होती है। यह जानने के लिए
देखते हैं कि शब्द के कम से कम 2 भाग होते हैं और अधिकतम कितने भाग हो सकते हैं ये जान लेते हैं। शब्द के कम से कम 2 भाग होते हैं, जैसे राम, आम, श्याम, शाम। अब इसमें क्या है, राम में रा क्या है, आरंभिक वर्ण है और म अंत्य वर्ण है। ऐसे ही आम में आ जो है आरंभिक वर्ण है और म जो है अंत्य वर्ण है। ऐसे ही शाम में शा क्या है, आरंभिक वर्ण है और म अंत्य वर्ण है। अब हम ये शब्दों के भाग क्यों पढ़े, आगे समझ में आएगा। किसी शब्द में के अधिकतम 3 भाग हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और अधिकतम 3 हो सकते हैं। जैसे कमल, अब कमल में 3 वर्ण हैं, तो इसको अगर हम बांटते हैं तो क क्या हो गया, आरंभिक वर्ण हो गया, म क्या हो गया, मध्य वर्ण हो गया और ल क्या हो गया, ये वो अंत्य वर्ण हो गया। जो सबसे प्रारंभ में होगा, फर्स्ट होगा वो आरंभिक होगा, जो उसके बाद होगा वो मध्य होगा और जो लास्ट होगा वो अंत्य वर्ण होता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। हम क्या है कि मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, किसी भी शब्द के अधिकतम 3 भाग हो सकते हैं। तो इसमें तो 3 ही वर्ण थे, इसलिए आरंभिक वर्ण, मध्य वर्ण और अंत्य वर्ण तक ठीक है। लेकिन क्या अगर 3 वर्ण से ज़्यादा के शब्द होंगे तो भी 3 ही भाग होंगे? इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सूरदास। अब सूरदास में सु ये आरंभिक वर्ण हो गया, स लास्ट में आया है इसलिए ये अंत्य वर्ण हो गया। जो पहला है वो आरंभिक, जो सबसे लास्ट में आया है वो अंत्य वर्ण। और उसके बाद फर्स्ट और लास्ट के बाद जो भी वर्ण बीच में आते हैं, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो सभी क्या है, एक ही साथ काउंट होंगे मध्य वर्ण में। समझ में आया कि हमेशा पहला वर्ण आरंभिक वर्ण होगा, अंतिम अंत्य वर्ण होगा लास्ट वाला, और बीच में 2 से 3, 4 भी वर्ण आते हैं तो भी वो सभी एक साथ मध्य वर्ण में ही कहलाएंगे। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार में आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ तथा अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी लाइन में अगर हम कोई कविता कह रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार तब भी होगा कि जैसे च की आवृत्ति पहले शब्द में आगे हो गई, आरंभ में हो गई, दूसरे शब्द में अंत में हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार में काउंट नहीं कर सकते। अगर प्रारंभ में है तो सारे शब्दों में उस वर्ण की आवृत्ति प्रारंभ में ही होनी चाहिए, और अंत में है तो अंत में ही होनी चाहिए, और मध्य में है तो मध्य में होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके कुछ उदाहरण। जैसे है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। हम यहाँ पे पढ़े कि आरंभिक वर्ण की आवृत्ति आरंभिक वर्ण के साथ तथा अंत्य वर्ण की आवृत्ति अंत्य वर्ण के साथ होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे है कि चारुचंद की चंचल किरणें। अब यहाँ पे च क्या है, आरंभिक है, यहाँ पे भी च आरंभिक है और यहाँ पे च आरंभिक है। ये नहीं कह सकते कि चंचल में जो मध्य वर्ण है उसको भी गिन दे, वो नहीं काउंट कर सकते आवृत्ति में। चारुचंद की चंचल किरणें, च और च आरंभिक की गिनती कर रहे हैं तो केवल आरंभिक की करेंगे। अब खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे क्या है, ल अंत्य वर्ण है, ल अंत्य है, ल अंत्य है और ल अंत्य है। कहीं अगर इसमें प्रारंभ में ल आता तो उस ल को हम आवृत्ति में नहीं गिनते। अतः आरंभिक वर्ण च एवं अंत्य ल की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आवृत्तियों को गिनते कैसे हैं, मान लीजिए पूछ देता है कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है, तो ऐसे तो 1 2 3 बार है दिख रहा, लेकिन आवृत्ति का मतलब होता है कि पहले तो वो वर्ण एक बार आया होगा, उसके बाद जब उसका रिपीटेशन होता है उसको आवृत्ति में गिनते हैं। वर्ण जितनी बार आया है उसमें से क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो आवृत्तियों की संख्या पता चल जाता है। रिपीटेशन जो पहली बार चारू में च आया है वो उसकी आवृत्ति नहीं है, अब इसका जो रिपीटेशन है वो उसकी आवृत्ति है। तो उसको निकालने के लिए वो वर्ण देखेंगे कितनी बार आया, उसमें से 1 घटा देंगे और आवृत्ति निकल आएगी। जैसे च की आवृत्ति 1 2 3 बार आया है तो 3 और माइनस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 बार। यानी च तो एक बार मेन शब्द में आया है, मेन आया है, और उसकी आवृत्ति मतलब वो दोहराया कितने बार गया उसके बाद, तो 2 बार। ऐसे ही ल की आवृत्ति
तो ल 1 2 3 और 4 बार आया है। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब फर्स्ट टाइम तो वो आया ही है, और उसकी आवृत्ति मतलब रिपीटिशन कितने बार हुई है, तो 4 माइनस 1 यानी 3 बार। समझ में आया कि आवृत्ति गिनना या आवृत्ति कैसे निकालते हैं? जितने बार वो वर्ण आया है उतनी बार उसकी रिपीटेशन नहीं हुई है। एक बार वो आया है, उसके बाद से उसका बार बार रिपीट हुआ है, तो जो फर्स्ट टाइम आया है उसको नहीं गिनते हैं। इसलिए जितने बार आया है उसमें से 1 माइनस करते हैं तो हमें आवृत्ति पता चल जाती है। अब ऐसे ही शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यावै। यहाँ पे अंत्य वाले को काउंट कर लेते हैं। अंत्य स, जैसे 1 2 3 और 4 बार आया है, तो अंत्य स की आवृत्ति कितनी हो गई? 4 माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे से और स दोनों एक साथ नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि अगर अंत्य वर्ण गिन रहे हैं तो अंत्य गिनेंगे, और सब में अंत्य में है, लास्ट में है रिपीटिशन, तो इसका पहला लास्ट के साथ नहीं ले सकते। अब आगे का देख लेते हैं, आरंभिक वर्ण का। यहाँ पे स आरंभ में है, यहाँ पे स आरंभ में है, तो क्या हो गया? आरंभिक स की आवृत्ति कितनी हो गई? 1 और 2 आया है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 बार। आरंभिक स की आवृत्ति 2 माइनस 1 यानी 1 बार। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे म की आवृत्ति हुई है। म क्या है? आरंभिक है। अगर इसमें आरंभिक है तो सब में वो आरंभिक ही होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 3 बार आया है, तो म की आवृत्ति कितनी हुई? 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी कि म की आवृत्ति 2 बार हुई है और टोटल कितने बार आया है म? तो 3 बार आया है। अब दूसरा देख लेते हैं, स की आवृत्ति, वो भी आरंभिक। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सब में प्रारंभ में है स, 3 बार आया है, आवृत्ति कितनी हुई? 3 माइनस 1 बराबर 2। अब देखते हैं अंत्य त, जो वर्णों शब्दों के अंत में त की आवृत्ति कितनी है? यहाँ पे त 1 2 बार आया है, 1 3 बार आया है, तो 3 माइनस 1 यानी 2 बार। आवृत्ति कितनी हुई है? 2 बार सबकी। अब देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रव्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ज़्यादातर इसमें पूछता है छेकानुप्रास और लाटानुप्रास, लेकिन हम पढ़ेंगे सबको एक बार, क्योंकि भाई एग्जाम में कंपटीशन का कोई भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब होता है वाक् चातुर्य। जहाँ एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास में क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, 2 3 4 बार नहीं होती है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में एक से अधिक बार भी आवृत्ति हो जाती है, लेकिन उसके पहचान के लिए भी आगे पढ़ेंगे। छेकानुप्रास अलंकार होता है, इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है, जैसे रस और सर। अब यहाँ पे क्या है? रस और सर दोनों में वर्ण तो सेम है, लेकिन यहाँ पे र प्रारंभ में आया और यहाँ पे र अंत में आया है, इसलिए क्या है? छेकानुप्रास नहीं हो सकता। छेकानुप्रास अनुप्रास तभी होगा जब समान हो। स र स र। अब यहाँ पे स और स दोनों की आवृत्ति प्रारंभ में हुई है, तभी ये यहाँ पे छेकानुप्रास हो सकता है। में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में और उसी स्वरूप में हुई है, तो छेकानुप्रास है। अब जैसे अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। अब यहाँ पे मूरी मैं चूरन चारू, दूसरा सब एक ये भी है कि यहाँ पे जैसे एक इसकी आवृत्ति हुई है एक बार, इसकी आवृत्ति हुई है एक बार, समन सकल भव रुज परिवारू, यहाँ पे भी आवृत्ति हुई। दूसरा और क्या है कि इस जो आवृत्ति वाले शब्द हैं वो उनका स्वरूप भी एक जैसा होगा और उनके बीच में कोई शब्द नहीं आता। जैसे ही एक का रिपीटेशन खत्म होता है दूसरे का शुरू हो जाता है। जैसे मूरी में फिर दूसरे का शुरू हो गया चूरन चारू, फिर जैसे ही च का खत्म हुआ है तीसरे का स्टार्ट हो गया समन सकल, यानी कि बीच में कुछ नहीं आता। एक की आवृत्ति खत्म होगी दूसरे की शुरू हो जाएगी, दूसरे की खत्म होगी तीसरे की शुरू हो जाएगी, कोई बीच में शब्द नहीं आते।
अब देखते हैं वाक् चातुर्य। इसी को कहेंगे वाक् चातुर्य, मतलब कि बीच में कोई नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। वाक् चातुर्य एक वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों को रखना तथा बार बार बदलते जाना। बार बार बदलते जाना मतलब मूरिमय आवृत्ति हो गई, फिर बदल दिए चूरण चारु, फिर बदल दिए सकल समन सकल। इसे ही कहते हैं वाक् चातुर्य। अब जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे म की आवृत्ति एक बार हुई है, च की आवृत्ति एक बार हुई है, स की आवृत्ति एक बार हुई है। एक बार कैसे हुई है? 2 बार आया तो 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा। अब छेकानुप्रास नोट में कुछ देख लेते हैं। छेकानुप्रास में आवृत्ति साथ आए शब्दों में ही मानी जाती है। अगर शब्द दूर हैं, जैसे कि हम बताए मूरिमय, इसके बीच में कुछ नहीं है, और जो दूसरा स्टार्ट हुआ उसके भी बीच में कुछ नहीं है। चूर्ण चारु, ये दोनों क्या है? एक साथ शब्द आए हैं। सकल समन सकल एक साथ आए हैं। तो वही कहा गया है कि आवृत्ति साथ आए शब्दों में ही मानी जाती है। अगर शब्द दूर है तो उसमें आवृत्ति नहीं मानी जाएगी। बंदो गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ पे पद पदुम परागा तीनों क्या है? एक साथ शब्द आए हैं। अब ऊपर हम लोग पढ़े थे कि एक ही बार आवृत्ति होती, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बार होती ही है, प्रायः एक बार ही आवृत्ति पाई जाती है। कभी कभी हो भी सकती है एक से ज़्यादा, लेकिन दूसरा क्या है? साथ में आए शब्द होंगे, अलग अलग दूर दूर नहीं होंगे, तो भी छेकानुप्रास होगा। और ये भी रहेगा कि जैसे ही पहले का रिपीटेशन खत्म हुआ दूसरे का शुरू हुआ। जैसे पद पदुम परागा में प की आवृत्ति हुई है, और जैसे ही वो खत्म हुई है उसकी रिपीटेशन, उसकी आवृत्ति, वैसे ही सुरुचि सुबास सरस स की आवृत्ति शुरू हो गई। इन दोनों की आवृत्तियों के बीच में भी कोई तीसरा शब्द नहीं आया है जो एक्स्ट्रा हो। यहाँ प की आवृत्ति 2 बार, प प प, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 बार आवृत्ति हुई है। स की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। सुरुचि सुबास सरस 1 2 और 3 बार आया, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। अब नोट में देख लेते हैं, यहाँ आवृत्ति 1 से अधिक बार है, परंतु प की आवृत्ति जैसे ही खत्म होती है वैसे ही स की आवृत्ति प्रारंभ हो गई है। ऐसा केवल छेकानुप्रास में ही होता है। ऊपर हम पहले भी बताए कि जैसे ही प की आवृत्ति यहाँ खत्म होती है स की प्रारंभ हो जाती है। एक से अधिक बार है, परंतु एक रूल फॉलो करता है कि जैसे ही प की आवृत्ति खत्म हुई, कोई दूसरा शब्द नहीं आया बीच में और स की प्रारंभ हो गई। छेकानुप्रास में केवल प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति होती है। और जैसे कि अनुप्रास अलंकार के अन्य भाग हैं, ऐसे तो कॉमन पढ़ लिए कि वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन छेकानुप्रास का लक्षण क्या है कि प्रारंभ की आवृत्ति होती है। शब्दों के प्रारंभिक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। जबकि वृत्त्यानुसार अनुप्रास में अंतिम वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्रारंभिक की नहीं होगी, प्रारंभिक की भी हो सकती है और अंतिम की भी हो सकती है वृत्त्यानुप्रास में, जबकि छेकानुप्रास में केवल प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति होती है। अब आइए देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे क्या है? चारुचंद की चंचल किरणें। अब ये तो छेकानुप्रास हो सकता है, देखने में लग रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि बीच में कोई शब्द नहीं, एक के बाद एक के बाद एक रिपीटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे चारुचंद की चंचल किरणें, च की आवृत्ति हुई है, प्रारंभ में भी हुई है, इसलिए छेकानुप्रास हो सकता है। लेकिन क्या है? चारुचंद की के बाद च आया है, यहाँ पे शब्दों में दूरी है, वर्णों की आवृत्ति में दूरी है, उसके बीच में भी एक शब्द आया है, एक कोई वर्ण या शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास नहीं हो सकता। खेल रही थी जलथल में। अब च के रिपीटेशन के बाद तुरंत ल की आवृत्ति नहीं हुई है, पहली बात। किरणें बीच में आया है, फिर यहाँ पे अंत्य वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जबकि छेकानुप्रास में केवल और केवल प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे ल, खेल, फिर बीच में रही थी, जल थल में, तो किरणें, रही थी, ये सब क्या है? शब्द बीच में आए हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? वृत्त्यानुप्रास होगा, न कि छेकानुप्रास होगा। समझ में आया कि छेकानुप्रास क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका सीक्वेंस जो है एक साथ नहीं बना हुआ है, बीच बीच में शब्द भी आए हैं और अंत्य वर्णों की भी आवृत्ति हुई है, जबकि छेकानुप्रास में केवल और केवल प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति होती है। च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। नोट, इसमें
च तथा ल की आवृत्ति तो हुई है, परंतु बीच में की, किरणें, रही थी आदि शब्द आ गए हैं, जिसके कारण यह छेकानुप्रास न होकर वृत्त्यानुप्रास है। अभी हम पहले ही बताए, क्योंकि छेकानुप्रास में एक के बाद एक दूसरी आवृत्ति तुरंत होती है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में ऐसा नहीं, बीच बीच में भी कोई शब्द आए हैं और प्रारंभिक वर्ण ही नहीं, अंतिम वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यह छेकानुप्रास से भिन्न है। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। यहाँ पे स और स कंटिन्यू भी है, लेकिन क्या है, अंत्य वर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंत्य वर्ण की आवृत्ति है। कितने बार है, 1 2 3 4। और देखिए 1 2 3 4 केवल अंत्य वर्ण को ही लेंगे, यहाँ पे भी स और यहाँ बीच में भी स है, लेकिन अंत्य को काउंट करें तो अंत्य ही होगा, अंत्य का ही रिपीटेशन होगा, इस प्रारंभिक को नहीं इसमें जोड़ सकते। तो 1 2 3 और 4 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसकी आवृत्तियों की संख्या कितनी होगी, 4 - 1 = 3। ऐसे ही रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र और र की आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पे क्या है कि 4 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति है, जबकि छेकानुप्रास में क्या होता है, अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होती है और 2 बार होती है। ज़्यादातर होता है कि एक बार आवृत्ति हो, यानी कि 2 बार वर्ण आते हैं। तो र की आवृत्ति 4 कितने बार हुई है, 4 - 1 अतः 3 बार हुई है। अब आइए देखते हैं छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में अंतर क्या है। वैसे तो पढ़ लिए, लेकिन फिर भी एक डिटेल में पास एक साथ देख लेते हैं कि छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में क्या अंतर है। छेकानुप्रास एवं वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास में आरंभिक वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब कि जैसे चारू में च, चंचल च, ऐसे प्रारंभिक वर्ण की। जबकि वृत्त्यानुप्रास में किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है, वो चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम वर्ण हो। छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बीच में भंग नहीं होती, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो उसमें कोई बीच में एक्स्ट्रा शब्द नहीं आते, तथा उसके समाप्त होते ही दूसरे वर्ण की आवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। जबकि वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा, बीच में भंग भी हो सकती है तथा एक ही वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। जैसे वृत्त्यानुप्रास में हम लोग पढ़े थे चारुचंद की चंचल किरणें, तो की बीच में आ गया था, खेल रही थी फिर किरणें आ गया था, फिर खेल रही थी जलथल में, फिर रही थी। बीच बीच में उनकी रिपीटेशन से पहले बीच में उसको अलग करने के लिए, भंग करने के लिए कोई शब्द आ गया था, इसलिए वो वृत्त्यानुप्रास हुआ। जबकि इसमें क्या था, छेकानुप्रास में क्या है, अमी मूरी में चूरन चारू। यहाँ पे क्या है, म च लगातार आवृत्ति है, और जैसे म की खत्म होती है च की शुरू हो जाती है, च की खत्म होती है स की शुरू हो जाती है। तो ये है अंतर इनमें। जबकि वृत्त्यानुप्रास की आवृत्ति बीच में भंग हो सकती है तथा एक ही वर्ण की आवृत्ति हो सकती है, मतलब एक ही वर्ण की बार बार भी हो सकती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम था एग्जाम्पल में। अब आइए देखते हैं लाटानुप्रास। 2 पढ़ लिए हमने उसमें अनुप्रास अलंकार में क्या, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। अब पढ़ेंगे लाटानुप्रास, जहाँ वाक्यांश या शब्द की उत्पत्ति आवृत्ति इस प्रकार होती है कि पहले देखने में दोनों एक ही अर्थ लगता है। जैसे कि वहाँ यहाँ पे अभी क्या था कि वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, छेकानुप्रास में प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति, जबकि वृत्त्यानुप्रास में अंतिम और प्रारंभिक किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो सकती है और उसके बीच में भंग हो सकता है, जबकि छेकानुप्रास में कंटिन्यू आता है। अब लाटानुप्रास में क्या है कि यहाँ पे वाक्यांश, वाक्य किसी का कुछ अंश, कुछ भाग रिपीट होता है, उसकी आवृत्ति होती है, किसी शब्द की आवृत्ति होती है। इस प्रकार होती है कि पहले देखने में दोनों का एक ही अर्थ लगता है, मतलब सेम शब्द आते हैं, 2 बार रिपीट होते हैं, 3 बार रिपीट होते हैं, और देखने में क्या लगता है कि समान ही अर्थ है, परंतु ध्यान देने पर अर्थ में कुछ अंतर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाटानुप्रास कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं वाक्यांश का क्या होता है। जैसे है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पे है का धन संचय का मतलब कि धन का संचय की जरूरत नहीं है। संचय मतलब कि इकट्ठा करना, जुटाने। संचय करना मतलब होता है जुटाना, इकट्ठा करना।
जोड़ जोड़ के रखना, तो है कि का धन संचय, मतलब धन संचय की जरूरत नहीं है। अब दोनों तो अर्थ समान देता है, लेकिन इसके पहले आने वाले शब्दों के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो इसके भाव बदल जाते हैं। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, यानी कि पूत जब कपूत हो तो धन संचय करने का क्या ही मतलब है, क्या कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो उसको बढ़ाएगा नहीं, वो तब भी उसको समाप्त ही कर देगा, खत्म ही कर देगा, वो बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ेगा ही अगर वो कपूत है तो। और पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत अगर बेटा अगर अच्छा है, पूत अगर अच्छा है तो वो धन बना ही लेगा, वो उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी वो अपने लिए धन संचय कर लेगा, चीज़ों को बना लेगा। ये हो गया हमारा लाटानुप्रास का एग्जाम्पल। एक बार फिर से देख लेते हैं। छेकानुप्रास में, छेकानुप्रास में क्या है, प्रारंभिक है, प्रारंभिक वर्ण का आवृत्ति होता है, जबकि वृत्यानुप्रास में, वृत्यानुप्रास में आरंभिक और अंत्य सबकी आवृत्ति होती हो सकती है, और भंग करने वाले शब्द आते हैं, भंग शब्द आते हैं। और लाटानुप्रास में क्या है कि यहाँ पे वाक्यांशों या शब्दों की आवृत्ति होती है। अब देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुति मतलब होता है सुनना, या जब कोई बोलेगा तो सुनना मतलब श्रुति, और अनुप्रास मतलब जान ही रहे हैं, श्रुत्यानुप्रास यानी कि अलग अलग उच्चारण स्थानों से वर्ण निकलेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि समान ही वर्ण हो, जैसे एक वर्ण हो गया और उसका उच्चारण स्थान जो है, जो दूसरा वर्ण का उच्चारण स्थान है वो भी वही हो। एक से अधिक बार वह उच्चारण स्थान के हिसाब से जो दोनों दो वर्णों तीन वर्णों का उच्चारण वो भी समान जगह से उच्चरित होते हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे, श्रुत्यानुप्रास। जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे पाप पहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। अब यहाँ पे पाप, पाप प्रहार, पाप पहार प्रकट भई सोई, पाप पहार, प प और प की आवृत्ति क्या है, तीन बार हुई है, तीन बार रिपीटेशन हुआ है। और प प प ये क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। और ऐसे ही भ, भई सोई भरी, यहाँ पे भ की आवृत्ति हुई है तो भ का भी उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ्य है। ऐसे ही क्रोध जल जाई न जोई, ज जा और ज जो, यहाँ पे ज की आवृत्ति है तो ज भी क्या है, ज बोलते हैं वो तालु या तालव्य वर्ण है। अब ऐसे ही ई, ज का उच्चारण स्थान तालु है और ई का उच्चारण स्थान भी तालु है, तो ई का भी रिपीटेशन है। और यहाँ पे कोई ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट है लास्ट है, यहाँ पे भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है, कम से कम जो वर्ण होंगे, जिन वर्णों की रिपीटेशन हुई होगी वो वर्ण जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से समान होंगे। जैसे प की आवृत्ति जो है वो ओष्ठ से होती है और भ की भी होती है वो ओष्ठ से, और ई की और ज की इनकी तालु से होती है। तो यहाँ पे क्या है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी देखेंगे। अब देख लेते हैं आरंभिक प, प की आवृत्ति कितने बार हुई है, दो, और ये ओष्ठ्य है। भ प दोनों बोलते हैं तो हमारे ओठ टकराते हैं, ओठ से इसका उच्चारण होते हैं। जैसे आरंभिक ज, ज की आवृत्ति दो बार है, अंत्य ई की तीन बार आवृत्ति है। यहाँ पे एक, दो और तीन। आरंभिक भ एक बार आवृत्ति है। अब ये क्या है, ये दोनों ओष्ठ्य हो गए, एक ये और एक ये ओष्ठ्य हो गए, तो मतलब कहने का कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये दोनों समान है और ज और ई समान है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। इसमें चार वर्णों की आवृत्ति हुई है, जिनमें दो ओष्ठ्य दो तालव्य हैं, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास हो गया। कहने का मतलब दो दो का उच्चारण स्थान भी समान है। जैसे प और भ का उच्चारण स्थान समान है, ई और ज का उच्चारण स्थान समान है, इसलिए यहाँ पे
शब्दों के वर्णों के उच्चारण के साथ साथ उच्चारण स्थान में भी समानता पाई जाएगी, वहां पे श्रुत्यानुप्रास होगा। अब आइए देखते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्य अंत्य मतलब होता है अंतिम या पद के अंत में आने वाले, और अनुप्रास मतलब आवृत्ति या दोहराया जाने वाला। अब लास्ट है ये अनुप्रास अलंकार का ये लास्ट है, पांचवा भाग है। देखते हैं, जब किसी पद के अंत में आने वाले, यानी कि जो भी कविता कह रहे हैं या दोहा है उसके अंत में जुगलबंदी जो होती है और अंत का शब्द जो है वो मिलता जुलता हो, तो क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। अंत का वर्ण मिलता जुलता रहे। जब किसी पद के अंत में आने वाले वर्ण एक हो या जब किसी पद के अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अभी क्या प्रारंभ में हो, रिपीटिशन हो वर्णों की, फिर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हुई। श्रुत्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति के साथ साथ उच्चारण स्थान भी समान होने चाहिए, तब श्रुत्यानुप्रास होगा। और अंत्यानुप्रास में वर्ण के अंतिम वाक्य के शब्द जो भी वाक्यांश होगा उसका अंतिम वर्ण समान होगा, तो अंत्यानुप्रास होगा। जैसे, और बीच में कहीं भी रिपीटेशन नहीं होगी। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन बारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। यहाँ पे किसी का भी बीच में रिपीटेशन नहीं है, केवल अंग और रंग शब्द मिलते जुलते हैं। और इन दोनों में क्या है, ग की आवृत्ति हुई है, और ग दोनों पदों का अंतिम वर्ण है। ग अंतिम ग की आवृत्ति यहाँ से यहाँ क्या है, अंत्यानुप्रास। कंक्लूजन देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, छेकानुप्रास, प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति, प्रारंभिक वर्णों की आवृत्ति, और क्या है, शब्द भंग नहीं होते। दूसरा पढ़े वृत्त्यानुप्रास, अब इसमें जो है प्रारंभिक और अंत्य दोनों की आवृत्ति हो सकती है। दोनों की आवृत्ति हो सकती है। एक हम लोग पढ़े लाटानुप्रास, इसमें शब्द भंग भी होते हैं, शब्द भंग भी होते हैं। दूसरा पढ़े लाटानुप्रास, इसमें शब्द या वाक्यांशों का रिपीटेशन होता है। इसमें शब्द या वाक्य के अंश की आवृत्ति होती है जो समान अर्थ देते हैं। परंतु ध्यान से पढ़ने पर, ध्यान देने पर वह अपने पहले आने वाले वाक्यांशों के हिसाब से भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब चौथा क्या था, श्रुत्यानुप्रास। इसमें क्या है कि वर्णों की आवृत्ति होगी परंतु उच्चारण स्थान में भी समानता पाई जाएगी। जैसे प और फ, एग्जाम्पल हम दिए थे, प फ और भ, ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो तो ये तीनों क्या हो गए, प फ और भ, ये क्या हो गए, ओष्ठ्य हो गए।
उच्चारण स्थान इनका ओष्ठ हो गया। ऐसे ही हो किसी का वो तालव्य हो, तालव्य उच्चारण स्थान हो, तो ऐसे श्रुत्यानुप्रास होता है। और लास्ट है, पांचवा है, ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है अंत्यानुप्रास। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंत्या मतलब अंत्या मतलब अंत या अंतिम कह सकते हैं। यानी कि पद के अंत में आने वाला शब्द, पद के अंत में आने वाले शब्द के वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति हो, वहाँ क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।